दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम टॉपिक के साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। आप हमें फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पर आप जाओगे तो वहाँ जाकर प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज आप टाइप करोगे तो आपको हमारा पेज ओपन होगा। वहाँ पर आप डेली अपडेट प्राप्त कर सकोगे। इसके साथ साथ ये यूट्यूब का चैनल जिसे आप देख रहे हो उसको भी डेली फॉलो करोगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम पर डेली अपडेट के लिए आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह गोल्डन लंगूर्स के संदर्भ में है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर यह चर्चा में क्यों रहा था। विशेषज्ञों के एक दल ने यह पाया कि मादा गोल्डन लंगूर भी स्टील बर्थ का सामना करते हैं। स्टील बर्थ क्या होती है? मादा गोल्डन लंगूर का बच्चा या तो गर्भाशय में या फिर जन्म के दौरान अगर मर जाता है, यानी मादा गोल्डन लंगूर के बच्चे की मृत्यु हो जाती है या तो जन्म से पहले या जन्म के दौरान, तो उसे कहते हैं स्टील बर्थ। और रिसर्च अभी किया गया है विशेषज्ञों के एक दल ने, और उन्होंने पाया कि ये केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि लंगूर की प्रजाति में मादा गोल्डन लंगूर में भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि गोल्डन लंगूर में एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं। आपको पता होगा 2019 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आया था, जिसमें एशियाटिक लोइन, कुबड़ वाले ऊँट इत्यादि का वो क्वेश्चन था। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर जीव करंट में रहे, एनिमल करंट में रहे, तो उसका हमें हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन। भारत के असम में एवं पड़ोसी देश भूटान में यह पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना कि यह पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट में नहीं होते, बल्कि ये भारत के असम के क्षेत्र यानी पूर्वोत्तर भारत में ये पाए जाते हैं। और दूसरी बात, भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल भारत में ये नहीं है बल्कि भूटान में भी ये मौजूद है। एक किसी भी प्रजाति से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में, वो हो सकता है आयुसीएन के संदर्भ में, कि आयुसीएन की कौन सी श्रेणी में वो आता है। तो गोल्डन लंगूर आयुसीएन की इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं EN। तो ये ध्यान रखना, आयुसीएन की इंडेंजर्ड श्रेणी है जिसमें गोल्डन लंगूर्स आते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात यह कि असम में चक्रशिला अभयारण्य इनके लिए विशेष तौर पे इनको देखते हुए बनाया गया है। भारत का यह पहला ऐसा वन्य जीव अभयारण्य जो गोल्डन लंगूर को समर्पित है। हालांकि इसमें अन्य प्रजाति भी पाई जाएगी, लेकिन गोल्डन लंगूर को ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगी। तो ध्यान रखना, असम का चक्रशिला अभयारण्य। अब हम देखते इसके संदर्भ में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और साथ में हमें याद कितना है इसका हमें पता लग जाएगा। गोल्डन लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो, उपरोक्त कथनों में से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। यहाँ पर आप देख लिया करो कि सत्य पूछा है या असत्य। पहला कथन देखते हैं, यह भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि भारत में पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट में ये नहीं पाए जाते, बल्कि ये भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष तौर पर असम में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, यह IUCN की वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। हमने देखा था कि VU में नहीं बल्कि ये EN में आते हैं, यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में। दोस्तों, IUCN की कुछ श्रेणियाँ होती है। हम समय समय पर रोज़ाना की क्लास में हमारी कोशिश रहती है कि मुख्य जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स है वो हम याद कर लें, क्योंकि सभी याद करना पॉसिबल नहीं है। तो गोल्डन लंगूर्स का ध्यान रखना, इंडेंजर्ड श्रेणी में ये आते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, चक्रशिला अभयारण्य इनको समर्पित भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। ये हमने देखा था, एकदम ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, सत्य कथन। सत्य कथन क्या हो जाएगा, D ऑप्शन, केवल 3। देखते हैं अगला टॉपिक। यह कोडुमन्नाल का उत्खनन से संबंधित है। सबसे पहली बात हमारी की चर्चा में ये क्यों है। यह तमिलनाडु का एक गांव है।
एरोड डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के कोडुमनाल गांव में महापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हम चर्चा करेंगे कि मेगालिथिक एरा क्या होता है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कोडुमनाल उत्खनन क्या है, इसके बारे में क्या अन्य इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। यह तमिलनाडु के एरोड जिले में कोडुमनाल गांव में कावेरी नदी की सहायक नदी नोएल नदी के किनारे पर किया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना कि कोडुमनाल है कहाँ पर। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना, कोडुमनाल एक तो तमिलनाडु और दूसरी बात कावेरी नदी। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ शोधकर्ताओं ने 250 पत्थरों के छोटे टीले की खोज की जो आकार में गोलाकार थे। ऐसे छोटे टीले जो आकार में गोलाकार होते हैं और पत्थरों से बने होते हैं उन्हें बोलते हैं केयर्न सर्किल्स। तो ये ध्यान रखना हमें कि छोटे टिल्ले हैं, गोल आकार है और 250 मिले हैं। उनमें दफनाने के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। महापाषाण काल में अवशेष जो भी मिलेंगे वो दफनाने के ही मिलेंगे, अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन महापाषाण को हम जानते हैं दफनाने के अवशेषों के लिए, क्योंकि दफनाने के दौरान बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं महापाषाण काल। देखो महापाषाण काल दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है महा और दूसरा है पाषाण। तो महा का मतलब क्या हो गया, बड़े या महान, पाषाण का मतलब पत्थर, यानी ऐसा काल जिसमें बड़े पत्थरों के स्मारक बने हुए हो, और विशेष तौर पे वो किस में बने हो, जहाँ पर दफनाने के अवशेष मिले हो, यानी कब्र ऐसी हो जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक प्राप्त हुए हो। इन अवशेषों से क्या पता लगा कि कोडुमनाल गांव में मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास रखते थे, क्योंकि यहाँ बर्तन एवं अन्य जरूरी सामान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमने चर्चा की कोडुमनाल के उत्खनन के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ महापाषाण काल में व्यापार के साथ साथ औद्योगिक केंद्र भी हुआ करता था, और वो औद्योगिक केंद्र जहाँ पर ट्रेड संबंधी एक्टिविटी वहाँ पर मौजूद हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि महापाषाण काल है तो वहाँ पर व्यापार से संबंधित एक्टिविटी नहीं होगी। यानी महापाषाण काल कभी भी ये शो नहीं करेगा कि वो पिछड़ा हुआ काल है। ये बात एकदम बिल्कुल मत सोचना आपकी बड़े बड़े पत्थर है तो आपको लगा होगा कि पहाड़ी या पर्वत ज़्यादा होंगे, ज़्यादा विकास नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर व्यापार के संबंध में भी एक्टिविटी होती थी, इंडस्ट्रियल सेंटर भी बने हुए थे, और तकरीबन ये दौर कौन सा था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व तक का। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि महापाषाण काल की संस्कृति क्या है। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जो ये टर्म दी हुई है उस टर्म को डिफाइन करना। तो इसमें देखो महापाषाण का तात्पर्य क्या है ये समझेंगे। बड़े बड़े पत्थरों से बनी संरचना का दौर, यानी ऐसा दौर जिसमें बड़े बड़े पत्थरों से स्मारक बने हो। हमने बता दिया कि बड़े बड़े जो कब्र होती थी वो इस दौर की सबसे खास बात थी। यानी जैसे मान लो ये कब्र और इसके कब्र के पास में एक ही बड़ा सा पत्थर का लगा दिया, तो ये जहाँ पर अवशेष इस तरह के मिलते उन्हें बोलते महापाषाण काल का दौर। और या फिर ऐसा हो सकता था कि जैसे गोलाकार ऐसे चारों ओर, जैसे अभी कुडुमनाल गांव में उत्खनन हुआ वो इस तरह का हुआ है कि चारों ओर गोलाकार पत्थर के टीले मिल गए और बीच में कब्र है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि किस दौर की बात है। देखो वैश्विक स्तर में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल से विभिन्न ऐतिहासिक कालों में समानांतर दौर के रूप में चलता रहा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये किसी काल के बाद या किसी काल के पहले आया हो। जैसे हम अगर डिवीज़न करते काल का तो हड़प्पा काल और उसके बाद आता वैदिक काल, तो इस तरह से आगे फिर महाजनपद काल, तो ऐसे दौर आते रहते हैं। तो ये महापाषाण काल इसी का सभी कालों के समानांतर चल रहा था। ऐसा नहीं कि वो हड़प्पा के बाद आया या वैदिक काल के बाद आया, नहीं, इन सभी दौर के साथ में इसका दौर भी चल रहा था। यानी ये समानांतर चलने वाला एक दौर है। बस इनसे किस मायने में अलग है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों की संरचना पाई गई, जहाँ पर यह पाई गई वहाँ पर यह कह दिया गया कि यहाँ पर महापाषाण काल की संस्कृति मौजूद थी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में लौह युग का दौर आता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, उस समय ये दिखाई देता है। भारत में देखते इसका स्थानिक वितरण क्या है। स्थानिक वितरण का मतलब किन स्थानों पर ये महापाषाण काल की संस्कृति दिखाई देती है। अभी कोडुमनाल के उत्खनन की हम बात कर रहे थे, वो किस तरफ है, तमिलनाडु में, दक्षिणी भारत में। तो अधिकतर ये दौर दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में दिखाई देता है, किंतु कुछ उत्तरी भारत में भी इसके अवशेष दिखाई देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर सबसे फेमस लोकेशन है जहाँ पर महापाषाण काल की संस्कृति परिलक्षित होती है।
अब हम देखते हैं इससे संबंध में एमसीक्यू क्या बन सकता है। सरल है ये तो बहुत ही ज़्यादा कि हाल ही में विशेषज्ञों के एक दल ने कोडू मनाल गांव में महापाषाण काल की संस्कृति से संबंधित साक्ष्यों की खोज की है। यह किस राज्य में अवस्थित है? यह है तमिलनाडु में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। यह टॉपिक है पेंगोलिन के संदर्भ में। सबसे पहले देखते कि चर्चा में क्यों रहा था। चीन के द्वारा सर्वाधिक संरक्षण की श्रेणी में पेंगोलिन को कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि पेंगोलिन की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि पेंगोलिन का उपयोग परंपरागत औषधियों को बनाने में चीन में किया जाता है और इस तरह से उसका अवैध शिकार होता है और अवैध शिकार होने से इनकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। तभी तो परंपरागत दवाइयों के प्रयोग में पेंगोलिन के स्केल को सूची से हटा दिया गया है। ये स्केल क्या होता है? देखो आगे एक फ़ोटो है, उसमें देखो आप, ये पेंगोलिन की फ़ोटो, इस पर ये छोटे छोटे आप देख रहे हो इस तरह के स्केल दिए हुए हैं। तो ये छोटे छोटे जो स्केल दिए हुए हैं इस तरह के, इनका प्रयोग होता है परंपरागत औषधियों में। तो इन पर बैन लगा दिया गया है चाइना में और परंपरागत दवाइयों के प्रयोग में आप इनका उपयोग नहीं कर सकते। तो अभी वर्तमान में इनमें बैन लगाना चीन का सही कदम है। अब हम चर्चा करते हैं कि पेंगोलिन के बारे में एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, यह चींटी खाने वाले एक स्तनधारी जीव है। यह अपने शरीर पर बड़े केरोटीन से युक्त स्केल की त्वचा रखते हैं। अभी हमने देखा था उसके स्केल जो अभी हमने देखे छोटे छोटे इस तरह के, वो सभी केरोटीन से युक्त स्केल होते हैं और ये एकमात्र ऐसे स्तनधारी जो इस तरह की विशेषता रखते हैं। वैश्विक स्तर पर अवैध तस्करी, इलीगल ट्रैफिकिंग सबसे अधिक इनका ही होता है और ये दो कारण हैं जिनकी वजह से इनका इलीगल ट्रैफिकिंग होता है। कौन सा? एक तो मांस का सेवन और दूसरा परंपरागत दवाइयों में प्रयोग। अब हम अन्य बातें कुछ और देख लेते हैं इसके संदर्भ में। वैश्विक स्तर पर पेंगोलिन की 8 श्रेणियां मौजूद है। 8 श्रेणियों में ध्यान रखना भारत में 2 श्रेणियां पाई जाती है, भारतीय पेंगोलिन और दूसरी चाइनीज पेंगोलिन। सबसे पहले देखते हैं भारतीय पेंगोलिन। भारत में सूखा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह पर यह पाए जाते हैं। भारत में इन क्षेत्रों को छोड़ने के बाद जो शेष भारत बसता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। और ये IUCN की कौन सी कैटेगरी में? इंडेंजर्ड में। हमने गोल्डन लंगूर देखा था पिछले टॉपिक में, वो भी कौन सी में था? इंडेंजर्ड में। और पेंगोलिन भी किस में है? इंडेंजर्ड में। तो ये ध्यान रखना दोनों इंडेंजर्ड श्रेणी में है, ये आपको एकदम क्लियर ध्यान रखना। आज हमने 2 ऐसे देख लिए जो इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं चाइनीज पेंगोलिन की। एक बात तो तय है कि चाइना ने परंपरागत औषधियों की लिस्ट में इनके स्केल पर बैन लगाया, तो इसका मतलब वो इंडेंजर्ड की श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में मौजूद होंगे। तो वो IUCN की ये कौन सी श्रेणी में? क्रिटिकल इंडेंजर्ड में, मतलब ये समाप्त होने की कगार पर है। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी नेपाल, भूटान, उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश, दक्षिणी चीन और ताइवान में पाए जाते हैं। देखो भारत में अगर बात करें तो मोटा मोटा आइडिया ये है कि भारत में अगर सूखा क्षेत्र छोड़ दिया जाए, हिमालय क्षेत्र छोड़ दिया जाए और उत्तर पूर्वी भारत छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर तो भारतीय पेंगोलिन, और भारत का अगर ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है यहाँ पर है कौन से? चाइनीज पेंगोलिन। तो ये ध्यान रखना। अब इसके संबंध में हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो इसमें क्या पूछा है, गौर करना। असत्य कथन, तो असत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा है। पहला देखते हैं, वैश्विक स्तर पर पेंगोलिन की 8 श्रेणियां पाई जाती है। बिल्कुल हमने देखा था 8 श्रेणियां हैं, भारत में ये सभी उपलब्ध है, ये गलत होगा। भारत में केवल 2 श्रेणी पाई जाती है, एक तो इंडियन पेंगोलिन और दूसरी चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन सूखे क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को छोड़कर सभी जगह है। और चाइनीज पेंगोलिन कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी भारत में, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दूसरा कथन देखते हैं, भारतीय पेंगोलिन IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में आते हैं। भारतीय पेंगोलिन IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में बिल्कुल आते हैं, ये एकदम ठीक बात है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पेंगोलिन खतरे में इसलिए है क्योंकि पेंगोलिन का त्वचा के स्केल का उपयोग परंपरागत औषधियों में को बनाने में एवं मांस के सेवन में किया जाता है। देखो ये बात एकदम ठीक है कि पेंगोलिन का त्वचा के स्केल का उपयोग परंपरागत औषधियों को बनाने में किया जाता है और मांस के सेवन में किया जाता है। तो इसमें 2 और 3 तो ठीक है और पहला गलत है। हालांकि इसके ऑप्शन में केवल एक नहीं दिया हुआ, लेकिन
इसमें 2 और 3 सही है और केवल एक गलत है। अच्छा, हम एक चीज़ और देखते कि चाइनीज पेंगोलिन का आपको ध्यान रखना है कि ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में है, ठीक है। और आईयूसीएन की इंडेंजर्ड में कौन है? भारतीय पेंगोलिन। और इस क्वेश्चन में कौन सा पूछा गया था? भारतीय पेंगोलिन। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उकई बांध, उकई डैम चर्चा में क्यों रहा था? हाल ही में उकई बांध का पानी का स्तर 319.86 फीट ऊपर आ गया था, जो पिछले 46 वर्षों में सर्वाधिक है। अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है जो पिछले लंबे समय के बाद हुई हो, तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि उकई बांध क्या है, इसके बारे में क्या अन्य फैक्ट है। यह 1972 में बनाया गया था, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे वल्लभ सागर के नाम से भी जानते हैं, ये ठीक है, ध्यान रखना आप। ये है कहाँ पर? गुजरात में। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि गुजरात राज्य का दूसरे सबसे बड़ा जलाशय है। यानी सबसे पहला कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, जो तापी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है सरदार सरोवर डैम के बाद। ये बहुत ही सरल एमसीक्यू है, ये आप आराम से कर दोगे। पिछले 46 वर्षों में उकई बांध का जलस्तर सर्वाधिक हुआ है। ये बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। यह टॉपिक तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम के बारे में है। तुरंत कस्टम कार्यक्रम क्या है, यह चर्चा में क्यों रहा था, वो देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, CBITC। अभी आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेज के लिए ये एक हमारे देश की संस्था है, इसी के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसने बेंगलुरु और चेन्नई में ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह है क्या? यह तकनीक के द्वारा तेज़ी से आयातित वस्तुओं को क्लियरेंस देने का कार्यक्रम है। यानी हमारे जो आयातक थे उनकी एक हमेशा शिकायत रहती थी कि हमारे पास में लेट, हमारा जो गुड्स है, जो हमारा माल है, वो लेट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि विदेश से तो वो पोर्ट पे आ जाता है, लेकिन जो पोर्ट है यानी बंदरगाह है, वहाँ पर उसको क्लियरेंस जल्दी से नहीं मिल पाती है। और क्लियरेंस जल्दी से नहीं मिल पाने की वजह से वहाँ पर वो कई दिनों से चक्कर लगाते रहते हैं और वहीं पर अटका हुआ रहता है। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए, तेज़ी से क्लियरेंस देने के लिए CBITC ने तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। इससे क्या होगा कि तकनीकी के द्वारा तेज़ी से आयातित वस्तुओं को क्लियरेंस दी जाएगी। यानी अब तक क्या होता था कि CBITC के कई ऑफिसर्स है, वो उस माल को देखते थे और उसके बाद उसको क्लियरेंस देते थे। तो उसमें नो डाउट ह्यूमन इंटरफेस जहाँ पर होता है वहाँ पर टाइम भी लगता है और भ्रष्टाचार की संभावना भी बनी रहती है। तो आयातकों को इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, यह होगा कि आयातित वस्तु को फेसलेस असेसमेंट के द्वारा मंजूरी मिलने से तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। फेसलेस असेसमेंट क्या होता है कि इसमें फेसलेस यानी चेहरे के बिना, यानी चेहरा यहाँ पर किसका बताया जा रहा है? जो CBITC के ऑफिसर्स है, जो पहले क्लियरेंस देते थे, उनकी बात की जा रही है कि उन ऑफिसर की सहमति के बिना या उन ऑफिसर्स के आकलन के बिना माल को तकनीकी के माध्यम से जल्दी से क्लियरेंस देने की प्रोसेस की जाएगी। हालांकि एक ऊपर एक हेड होगा जो इन सब की निगरानी करेगा कि कहीं इलीगल कोई प्रोडक्ट तो नहीं मंगाया गया, लेकिन वो नहीं कि आपको अलग अलग चरणों से गुजरना होगा। अब आपको केवल तकनीकी के द्वारा तेज़ी से क्लियरेंस मिल जाएगी और आप अपना पोर्ट से सामान जल्दी से ले सकोगे। लेकिन ये फर्स्ट फेज में केवल चेन्नई और बेंगलोर में ही स्टार्ट किया जा रहा है। इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे? पहला सबसे बड़ा फ़ायदा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, आयातकों को तुरंत मंजूरी मिलने से उनके समय की बचत होगी, उनके पैसे की बचत होगी। तीसरा, भ्रष्टाचार में कमी होगी। ये ध्यान रखना कि जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस होता है वहाँ पर भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है, लेकिन फेसलेस असेसमेंट जहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पर भ्रष्टाचार में कमी डेफिनेटली देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं इसके संदर्भ में क्या MCQ बन सकता है। CBITC के द्वारा तुरंत कस्टम्स कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते पहला कथन, यह कार्यक्रम संपूर्ण देश के बड़े बंदरगाहों पर क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने चर्चा की थी कि संपूर्ण देश में नहीं बल्कि फर्स्ट फेज में केवल बेंगलोर और चेन्नई में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ये एकदम ठीक है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, आयातकों का समय बचेगा, उनका पैसा बचेगा। तो इन सभी से क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रोथ करेगा। इसमें से हमें पहचान करनी है सत्य कथन की। तो पहला तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संपूर्ण देश के बड़े बंदरगाहों पर यह क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, यह चेन्नई और बेंगलोर में क्रियान्वित किया जा रहा है। और दूसरा इसमें ठीक है। अब हम देखते हैं
अच्छा, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।